वेलकम टू मिरर न्यूज। मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ बारी। दोस्तों, आज का टॉपिक है रशिया यूक्रेन वार। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि रशिया यूक्रेन वार का बैकग्राउंड क्या था और इसमें रशियन स्ट्रेटजी क्या है, इसमें यूक्रेनियन स्ट्रेटजी क्या है, रशिया का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, नेटो का रोल क्या है, उसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे पाकिस्तान इंडिया जैसे थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर, उसके अलावा ग्लोबल इम्पैक्ट्स क्या होंगे। उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि हु विल बी अल्टीमेट विक्टर ऑफ द वार। आखिर में फ़ायदा किसको होगा, क्या अभी फ़ायदा किसको हो रहा है, शॉर्ट टर्म में फ़ायदा किसको हो रहा है और लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में ऐसे भी होता है कि शॉर्ट टर्म में एक विक्टर होता है और लॉन्ग टर्म में कोई और बेनिफिशियरी होता है। जैसे कि हमने देखा यूएस अफगान वार में, शॉर्ट टर्म में तो अफगान तालिबान ने लूज़ किया, उनकी गवर्नमेंट चली गई, लेकिन लॉन्ग टर्म में आफ्टर 20 ईयर्स अफगान तालिबान ने विक्ट्री हासिल की और अमेरिका को फेस सेविंग लेके निकलना पड़ा। तो दोस्तों, आज के टॉपिक को हम स्टेप टू स्टेप डिस्कस करेंगे। ये जो पॉइंट्स मैंने आपको मेंशन किए हैं उन पर डेडिकेटेड एक अलग अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आज हम इस टॉपिक के बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे, इसका बैकग्राउंड क्या था। दोस्तों, बैकग्राउंड डिस्कस करने से पहले हम कंपैरिजन करेंगे कि दोनों मुल्कों की स्ट्रेंथ क्या है। रशिया की स्ट्रेंथ क्या, मिलिट्री माइट क्या है और यूक्रेन की मिलिट्री माइट क्या है। न्यूमेरिकली तो आप सब दोस्तों को पता होगा, लेकिन टू बी स्पेसिफिक लेट्स डिस्कस। ट्रूप्स की बात करें तो यूक्रेन के टोटल ट्रूप्स 11 लाख हैं, जिसमें एक्टिव 2 लाख हैं। रशिया के ट्रूप्स 29 लाख हैं और 9 लाख जो हैं एक्टिव हैं। टैंक्स की बात करें तो 2600 टैंक्स हैं यूक्रेन के पास और रशिया के पास 12,000। फाइटर जेट्स की बात करें तो यूक्रेन के पास 100 फाइटर जेट्स हैं और रशिया के पास 1500। हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो यूक्रेन के पास 35 हेलीकॉप्टर्स हैं और रशिया के पास 550। और आर्मर्ड व्हीकल की बात करें तो यूक्रेन के पास 12,000 आर्मर्ड व्हीकल हैं और रशिया के पास 30,000। तो दोस्तों, ये थी दोनों की मिलिट्री माइट, जिससे विजिबली नजर आ रहा है कि रशिया हैज अपर हैंड इन टर्म्स ऑफ आर्म्स, एम्यूनिशन एंड मिलिट्री हार्डवेयर। अब बात करेंगे बैकग्राउंड की। दोस्तों, बैकग्राउंड डिस्कस करना यहाँ पे जरूरी है कि बैकग्राउंड था क्या। सबसे पहले तो हम इसका अर्ली बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं, मच बिफोर दी मॉडर्न एरा। दोस्तों, एक वक्त था जब यूक्रेन रशिया से ज्यादा पावरफुल हुआ करता था और एक रियासत होती थी केवान रूस के नाम से, जिसको लीड करते थे उस वक्त प्रिंस व्लादिमीर। ये 980 और 115 की दहाई का वक्त था। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इस वक्त दोनों मुल्कों के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन, दोनों का नाम व्लादिमीर है। दोस्तों, 1991 तक दोनों मुल्क एक थे। जब 1991 में सोवियत यूनियन टूटा तो उससे 17 मुल्क बने, इसमें रशिया भी एक था। दोस्तों, पार्टीशन के बाद यूक्रेन एक न्यूक्लियर पावर कंट्री था, उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स होते थे, वार हेड्स होते थे, जो कि 1994 में उन्होंने रशिया को ट्रांसफ़र कर दिए। रशिया ने उनको गारंटी की, उनकी सेफ्टी को गारंटी किया और कहा कि आपकी सोवरेनिटी को रेस्पेक्ट किया जाएगा। अब जो अभी का इशू चल रहा है वो era हुआ 2014 में, जब वहाँ पे उस वक्त यूक्रेनियन प्रेसिडेंट थे विक्टर यूनुकोविच ने यूरोपियन डील को रिजेक्ट करते हुए रशिया से बेल आउट पैकेज लिया $15 बिलियन का। उसके चलते वहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। प्रोटेस्ट के चलते 2 ब्लॉक्स बन गए। रशिया सपोर्ट कर रहा था विक्टर यूनुकोविच को और वेस्ट और अमेरिका, तो यूरोप और अमेरिका सपोर्ट कर रहे थे प्रोटेस्टर को। मामला बिगड़ गए और अल्टीमेटली विक्टर यूनुकोविच की हुकूमत टॉपल की गई और विक्टर यूनुकोविच रशिया फ्लिट करके चले गए बाहर। तो उसके चलते जाहिर सी बात है वहाँ पे ज़्यादा रशियन पॉपुलेशन भी है। आपको पता होगा कि 18% वहाँ पे रशियन एथनिसिटी वाले लोग हैं और 33% वो हैं यूक्रेन में जो रशियन बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है रशियन पॉपुलेशन पर खुश तो नहीं थी और रशिया भी दूसरी तरफ से नाराज़ था कि उनका जो पपेट था विक्टर यूनुकोविच, उनकी गवर्नमेंट गिरा दी और रशियन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चीज़ें अब उनके फेवर में नहीं चलेंगी। तो वहाँ पे रशिया ने गुस्से में आके क्राइमिया को एनेक्स कर दिया। दोस्तों, क्राइमिया को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं कि ऐसा क्राइमिया में क्या है कि 2 मुल्क गुत्थम गुत्था हो गए, पूरी दुनिया उनको देख रही है। ऐसा क्या है, मतलब है इसमें क्राइमिया में। तो क्राइमिया स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड पेनिनसुला है जो 1954 में रशियन लीडर निकिता क्रुश्चेव ने यूक्रेन को ट्रांसफर कर दिया था ताकि दोनों मुल्कों के बीच में हमआहंगी और भाईचारा पैदा हो और दोनों मुल्कों में एक बॉन्ड स्ट्रांग हो जाए। लेकिन 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा और यूक्रेन ने इंडिपेंडेंस हासिल की तो उसको भी ये इशू रख हुआ था क्राइमिया का, लेकिन रशिया ने फार्गो कर दिया। लेकिन उसके बावजूद क्राइमिया इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस रीजन की तरह वहाँ पे उसने ज्वाइन किया यूक्रेन को, उसका फुल फ्लेज पार्ट नहीं बनना। बहुत सारे रशियन अभी भी ये समझते हैं कि इट वाज अ ब्लंडर,
ये नहीं होना चाहिए था। रशिया शुड हैव नॉट गिवन क्राइमिया टू यूक्रेन। कमिंग बैक टू द टॉपिक, 2014 जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, विक्टर यानुकोविच हुकूमत गिर गई, तो रशिया ने एनेक्स कर दिया क्राइमिया को। वहाँ की बिल्डिंग्स, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनी तहवील में ले लिया, वहाँ पर अपना स्ट्रांग होल्ड एस्टेब्लिश करने लगा। बहुत सारे लोग जो है ना, मतलब वेस्ट इस पर्टिकुलरली वेस्ट व्यूड इट एज एनेक्सेशन और रशिया व्यूड इट एज लिबरेशन। रशिया इसको आज़ादी समझता था, क्राइमिया की आज़ादी, और बहुत सारे लोग इसको कब्जा समझते थे वेस्टर्न। क्राइमिया के बाद फोकस दोनों पार्टीज का, यूक्रेन का और रशिया का, ईस्ट की तरफ हो गया। वहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है डोनबास करके, डोनबास रीजन है यूक्रेन का। वहाँ पे जो है ना सेपरेटिस्ट जो थे उनको जो है ना प्रोवोक किया, लोग कहते हैं ये रशिया ने उनको प्रोवोक किया और उनको मिलिट्री हार्डवेयर दी, वेपन दी, एम्यूनिशन दिया, ताकि वो यूक्रेनियन गवर्नमेंट के साथ लड़ सकें। और वहाँ पे सबसे बड़ा जो इवेंट हुआ वो मलेशियन एयरलाइन थी, उसको उन्होंने गिरा दिया, जिसमें 298 लोग लुकमाया जेल बने। तो उसके बाद जो है यूक्रेन ने डिसाइड किया कि भाई सेपरेटिस्ट को यहाँ से बिल्कुल फ्लश आउट करना है। जब उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया तो रशिया ने भी वहाँ पे अपनी मिलिट्री, अपनी आर्मी फिजिकली भेज दी इन सपोर्ट ऑफ सेपरेटिस्ट। तो उसके बाद चलते दोनों मुल्कों के बीच में सीज फायर मिन्स्क में साइन हुआ। मिन्स्क एग्रीमेंट उसको बोलते हैं, जहाँ दोनों मुल्कों ने सीज फायर एग्री किया।